गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस से ऑप्शनल पेपर को हटा दिया गया है और उसकी जगह उत्तर प्रदेश स्पेशल के 2 पेपर जोड़े गए हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में पेपर 5 और पेपर 6 के नाम से जाने जाएंगे। और इनका सिलेबस जो है वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो ऑफिशियल जो साइट है वहां पे आपको अपलोड कर दिया गया है। वहां पे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं पूरा सिलेबस को। लेकिन उस सिलेबस को आप कैसे पढ़ेंगे, यानी उस सिलेबस जो दिया हुआ है उसको हम सब्जेक्ट वाइज बांट कर उसको सब्जेक्ट में वाइज बांट कर देखेंगे और उस सब्जेक्ट में देखेंगे कि हमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है। अगर इतना सिलेबस, क्योंकि अगर वहां पे जो है वहां आपको लोक सेवा आयोग की भाषा में है, तो हो सकता है कि आपको काफी कठिनाई महसूस हो सकती है। लेकिन उस सिलेबस को एकदम साधारण भाषा में सिस्टमेटिक ढंग से हम यहाँ पे आपके सामने लेकर आए हैं कि इस सिलेबस को आप देख लें तो आपको आधा समझ में चला आएगा आज की आपको क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि सबसे बड़ा जो काम होता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आइए इधर उधर की ना बात करते हुए सीधे आज हम क्यों सिलेबस देखते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, ऊपर लिखा क्या है, यूपी पीसीएस मेंस पेपर 5 जो है, यानी यूपी स्पेशल, पूरा यूपी स्पेशल, ठीक है, स्पेशल पेपर 1, ठीक है, जो कि आपका पेपर 1, ठीक है, यानी पेपर 5। यह जो पेपर जो होगा वह 200 मार्क्स का होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। इसके साथ ही बात करें इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कवर किया जाएंगे। इसमें आपका इतिहास होगा, राज्य व्यवस्था होगा, गवर्नेंस होगा, इंटरनल सिक्योरिटी होगा, एग्रीकल्चर होगा, सोसाइटी होगा, इसके बाद आपका बुनियादी ढांचा होगा और इसके बाद आपका इन्वायरमेंट होगा। यानी इतना आपको कवर करना पड़ेगा। तो आइए अब एक एक चीज को हम देखते हैं कि आपको मतलब इतिहास में कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है, ये सब आपको सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं तो जो आपका यूपी स्पेशल जो सिलेबस आया है उसमें सीधा लिखा हुआ है कि आपका उसमें हम इतिहास में प्राचीन इतिहास देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास, यानी प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें यूपी का भूमिका क्या था, वहां पे यूपी में कौन कौन से ऐसे प्राचीन नगर थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जब आधुनिक में पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पे है प्राचीन और मध्यकालीन पढ़ने के बाद आधुनिक पहुंचेंगे तो वहां पे हम क्या पढ़ेंगे, 1857 से पहले जो आपका यूपी का योगदान था उसको देखेंगे, जो यहाँ पे घटनाएं हैं उसको देखेंगे। और उसके बाद 1857 से लेकर 1885 यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष जो कि 1857 से जाना जाता है, 1857 का विद्रोह से लेकर कांग्रेस की स्थापना तक जो इतिहास आपके यूपी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो भी घटनाएं होगा वो सब वहां पे यहाँ पे देखेंगे। इसके साथ ही जब कांग्रेस की स्थापना पढ़ेंगे अर्थात स्वतंत्रता संघर्ष स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इसके 3 चरण, जैसे कि 1885 से 1905, 1905 से 1915 और तीसरा 1915 से 1947। इस दौरान देखेंगे कि जैसे कि आपका देखेंगे यहाँ पे यूपी में कहाँ पे आपका कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है। यहाँ पे इसे आपका क्या नाम है, स्वतंत्रता सेनानी जो है प्रमुख उनको देखेंगे। जो ऐतिहासिक घटनाएं हुआ है, जैसे कि आपका चौरी चौरा कांड हुआ है, लखनऊ समझौता हुआ है। इसके साथ ही जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का स्थापना, जो मतलब मुस्लिम लीग का स्थापना के बाद जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो 1916 में जो लखनऊ का जो समझौता हुआ है उस समझौते को पूरा देखेंगे। यानी जो स्वतंत्रता संघर्ष में जो आपके उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटी होंगी, जो आपके ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थल क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा, उसको यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही आप यहाँ पे जब देखेंगे जब स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था तो जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। जो आपके इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज हैं जो आपके सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो या इस स्वतंत्रता संघर्ष के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, या इसके साथ ही जैसे भारत के उनके समाज में योगदान क्या हो, जो भी यूपी को हो, उनको भी यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे। यहीं पे कुछ जैसे यहाँ पे जब स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ाएंगे तो उसमें विभिन्न विद्रोह भी देख लेंगे, जैसे कि आपका जैसे किसान विद्रोह जो हुआ था, ये सभी जो है यहाँ पे हमको डिस्कस कर देंगे। यह आपका इतिहास का सिलेबस हो गया। जब प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास जब पढ़ लेंगे तो इसके बाद जो भी कला जो आएगा, यानी यूपी की जो कला है, जैसे कि आप बात करेंगे कला में, जैसे कि हम बात करेंगे जो साहित्यिक कला है, लोक कला है, इस सभी को हम बात करेंगे। इसके अलावा जैसे साहित्यिक कला,
लोक कला, इसके अलावा आपका त्योहार देख लेंगे, मेला पढ़ लेंगे, नृत्य है, संगीत है, राजघराने हैं, भाषा, यानी इतना टॉपिक जो है आपका सिलेबस आपका क्या है सीधे उल्लेख किया हुआ है। तो इन सभी को देखते हुए जब कला हम पढ़ाएंगे, यहाँ पे आपका साहित्यिक कला और इसके बाद लोक कला, इसका पुरातत्व जो देखेंगे, ये सभी डिस्कस करने के बाद इन सभी टॉपिक्स को यहीं पे कवर कर लेंगे। इसके बाद हम पहुंचेंगे राज व्यवस्था में। राज व्यवस्था में कौन टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि आपको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में क्या पढ़ना है, विधानसभा पढ़ना है, विधानसभा पढ़ना है, विधान परिषद पढ़ना है। यहाँ पे हम देख लेंगे क्या, विधानसभा यानी विधायक, विधायक के देखेंगे, यहाँ पे विधायक के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, यानी एमएलए क्या होता है, एमएलसी क्या होता है, इसके साथ ही इनके कार्य क्या होते हैं, इनके जो है आपका विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, विधानसभा की विशेषताएं क्या है, विधान परिषद का सीजन कैसे होता है, विधान परिषद का समापन कैसे होता है, इन सभी को, इसके साथ ही विधानसभा और विधान परिषद के जो आज के समय जो चुनौतियां है, उन सभी चुनौतियों को यहाँ पे भी देख लेंगे। कार्यपालिका जब पढ़ेंगे तो उसमें राज्यपाल पढ़ना आपको है, क्या है, राज्यपाल पढ़ना है, फिर आपको मुख्यमंत्री पढ़ना है, सीएजी पढ़ना है, महान्यायवादी पढ़ना है। यह सीधे आपका होल सिलेबस क्या सीधे दिया हुआ है। जब न्यायपालिका पढ़ेंगे तो यहाँ पे साफ लिखा है कि आपको उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय और उनके क्या अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसके साथ ही जो आपके हाईकोर्ट के जो अधिकार हैं, हाईकोर्ट के जो क्षेत्र हैं, इन सभी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल से। इसके साथ ही कुछ अधिकार संबंधी मुद्दे जैसे कि फंडामेंटल राइट देख लेंगे, यहाँ पे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज देख लेंगे, आपका डीपीएसपी देख लेंगे, इन सभी को डिस्कस करेंगे। यानी आपका विधायिका, कार्यपालिका कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके सिलेबस में पॉलिटी का पूरा सेक्शन दिया हुआ है, जैसा कि आप सबको पता होगा। बस वहां पे यूपी के दृष्टिकोण से थोड़ा थोड़ा देखते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब विभिन्न आयोग पढ़ेंगे, विभिन्न आयोग जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या है, इनकी संरचना क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है, इनका समापन कैसा होता है, इसके साथ ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्तियां कौन करता है, इन सभी बातों को हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो आपके यूपीपीएससी के दृष्टिकोण से जो अन्य मुद्दे भी होंगे उसको भी यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही आयोग में पढ़ेंगे तो वहां पे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, कौन सी आर्टिकल में पाया जाता है, इसके साथ ही किस राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसकी चुनौतियां क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, इसके साथ ही ये सभी जो है आपका हम क्या करेंगे यहाँ पे आप पढ़ेंगे। इसके साथ ही आयोग में आपका राज्य वित्त आयोग पढ़ेंगे कि राज्य वित्त आयोग उसी तरह पूरा कि राज्य वित्त आयोग क्या है। यहाँ पे क्या है कि आपको कोई भी टॉपिक जो है वह आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में होगा, इस कारण से कोई भी टॉपिक जो है आपको पूरा ये नहीं कि राज्य वित्त आयोग आपके इस आर्टिकल में राज्य वित्त आयोग क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसका कार्य क्या है, राज्य वित्त आयोग के सामने चुनौतियां क्या है, ये सभी हम क्या करेंगे पूरे पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा। यह आपका पूरा सिलेबस साफ लिखा हुआ है। इसके साथ ही जब हम राज्य व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और अधिकार संबंधी मुद्दे पढ़ लेंगे तो फिर विभिन्न आयोग को पढ़ेंगे। इसके बाद आप राजनीतिक पार्टी पढ़ेंगे। जब राजनीतिक पार्टी पढ़ेंगे ऐसा भी ध्यान दीजिएगा कि जो आपका सिलेबस में सीधे लिखा हुआ उसको तो देखना है, लेकिन कुछ टॉपिक जो है वह क्या है, जो कुछ टॉपिक जो है वह सीधे पाठ्यक्रम में लिखा हुआ नहीं है, वह आपको इनडायरेक्ट रूप में है। जैसे राज्य मानवाधिकार है वो पढ़ना पड़ेगा आपको, यहाँ पर सिलेबस नहीं लिखा है, लेकिन इसका भी क्या है यानी पर्दे के पीछे में क्या है खेला है, तो उसको भी हम आपका क्या करेंगे आपको कवर करना पड़ेगा, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। या उसके बाद जैसे राजनीतिक पार्टी, जब आप क्षेत्रीय पार्टी पढ़ेंगे, राज्य स्तरीय पार्टी पढ़ेंगे कि क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा किसे दिया जाता है, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा किसे दिया जाता है, क्या इनकी मतलब महत्वपूर्ण, क्यों इनको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देता है, इनके लाभ क्या है, इनके हानि क्या है। जब ये सभी आप डिस्कस कर लेंगे तो यहाँ पे आपको केंद्रीय जो स्तर जो पार्टियां जो है उसको भी यहाँ पे क्या करेंगे आप डिस्कस कर लेंगे, ठीक ना। इसके साथ ही बात करेंगे स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का सिर्फ साफ लिखा हुआ है, इसमें पंचायत पढ़ना आपको पड़ेगा, नगर पालिका पढ़ना पड़ेगा। साथ ही जो पंचायत और नगर पालिका के समय जो अभी वर्तमान समय में जो चुनौतियां हैं
इनके विकास में, जैसे कि आपका पंचायत और नगर पालिका में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो इनकी पंचायत के समझ क्या है, अभी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को देखेंगे, इनके कार्य क्या है, इनकी संरचना क्या है, ये सभी को आपको सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा कि मेंस जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको फैक्ट को कम पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना पड़ेगा। ये नहीं कि भैया पंचायत जो है किस भाग में है, ये सब नहीं, ये तो भाई आम बात है, लिख ही देंगे आप कि पंचायत की कार्य क्या है। आप किसी से अपने उत्तर को बेस्ट कब लिखेंगे, जब आपके पास थोड़ा सा फैक्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और कुछ आपको सोचने समझने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा, समझे। जब तक आपके पास सोचने और समझने की क्षमता नहीं होता है, और यह काम कब होता है, जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं। कुछ तो ऐसे भी होंगे जिनको सिलेबस तो देखते रहे यार, लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल साइट है उसको ले आके प्रिंट निकलवा लेंगे और दीवार के सामने का चिपका देंगे, वैसे नहीं काम चलेगा। आपको जब तक आपका सिलेबस क्लियर नहीं रहेगा ना, सबसे गंभीर मुद्दा यह आज के प्रश्न में है, सबसे जो गंभीर चुनौतियां हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका अभी भी तैयारी कर रहे हैं 4 साल 5 साल से, लेकिन उनको अभी तक सिलेबस पता नहीं। जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, आप कोई सी का भी इंटरव्यू देख लीजिए, वो सबसे पहले कहते हैं सिलेबस। अगर आप सिलेबस को देख लेते हैं, जैसे आप खुद देखिए, जैसे आपको पढ़ना है आपका राज्यपाल, तो राज्यपाल के बारे में आप क्या नया पढ़ेंगे। जैसे कि आपका प्रश्न बनता है कि राज्यपाल जो है वह केंद्र सरकार के एजेंट के या अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए जब आप या पॉलिटी पढ़े होंगे। इसके साथ ही आप अगर पढ़ेंगे, जैसे कि आपके राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, तो आप जब आंसर लिखेंगे तो राज्यपाल जो है वह संवैधानिक प्रमुख कैसे है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कैसे है, इसके बारे में 4-5 आपको क्या है, आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा। फिर वहां पे लिखेंगे कि जो राज्यपाल जो है, कभी कभी राज्यपाल के ऊपर केंद्र सरकार के अभिकर्ता या एजेंट के रूप में आरोप लगते हैं, इन बात से पुष्टि होता है। ये दोनों आप लिखेंगे, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्यपाल काम करता है, फिर राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। लेकिन कुल मिलाकर जब आप कंक्लूजन देंगे तो वहां पे लिखेंगे कि राज्यपाल जो है वह क्या है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। तो क्या हुआ, आप पॉइंट लिख, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, और जो आपका कंक्लूजन जो है वह आपको पॉजिटिव वे में देना पड़ेगा। इसके बाद हम कुछ आजकल देखते हैं सुरक्षा एजेंसियां जो है, जैसे सुरक्षा एजेंसियां सीबीआई, ईडी, नाम बहुत सुनते होंगे। तो यहाँ पे क्या है, कुछ टॉपिक जो है आपको सीधे सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन उस टॉपिक को भी आपको कवर करना होगा, ठीक है ना। इसके अलावा जब गवर्नेंस में जाएंगे तो देखेंगे सुशासन क्या है, सुशासन की विशेषता क्या है, सुशासन की चुनौतियां क्या है, एक बेहतर सुशासन के लिए क्या किया जा सकता है, आपकी आगे की राह क्या है, आप क्या सोचते हैं, ये सभी मुद्दे पे आपको डिस्कस करना पड़ेगा। इसके साथ ही जब बात करेंगे तो आपका क्या है, आरटीआई की बात करते हैं, जैसे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 2006, इन सभी मुद्दों पर क्या करेंगे, पूरा बात करेंगे कि सूचना का अधिकार क्या है, इनकी आलोचना कैसे होती है। जैसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जब आप कहते हैं कि हम किसी से, मेरा एक अधिकार है कि हम किसी भी चीज, किसी प्राधिकारी के खिलाफ क्या है, प्राधिकारी को हम सूचना मांग सकते हैं। लेकिन आप मान लीजिए, एक मान चलिए कि रामू चाचा के द्वारा एक सूचना मांगा गया कि गांव में पोषाहार के वितरण के लिए कितने पैसे आवंटित किए गए हैं। तो जो आपको सूचना दिया जाएगा, आपको उससे आप भली भांति परिचित होंगे, ये आपका क्या है, सही डायरेक्शन है। लेकिन वहीं पे एक आतंकवादी के द्वारा यह सूचना मांगा जाता है, वो सोचता है कि आज इस ट्रेन को कैसे उड़ा दिया जाए। तो इन सभी मुद्दों पे तो वहीं हो सकता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा यह सूचना दे दिया जाए, किसी व्यक्ति के द्वारा यह सूचना मांगा जाए कि इस ट्रेन जो है फलना स्टेशन पे
कितना बजे पहुंचेगी, और हो सकता है कि वो सूचना आपके निगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है समाज पे आपके। तो सूचना के अधिकार जो है वो कहां तक सही है, सूचना का अधिकार जो है वह उसकी आलोचना कैसे होती है, इन सभी मुद्दों पे क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही ई गवर्नेंस, आजकल देख रहे होंगे ई कोड, ई गवर्नेंस, ई अदालत, इन सभी मुद्दों को, यानी ई जो जुड़ा है, इस ई को बेहतर से देखेंगे, क्योंकि जब तक आप गंभीर नहीं होते हैं तब तक आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। या देखने में ही थोड़ा सा लग रहा है कि बस इतने टॉपिक तो पढ़ना है, लेकिन जब इस टॉपिक में घुसेंगे, जैसे कहे ना समुद्र महासागर अथाह है, आप जब घुसेंगे ना उसमें घुसते चले जाएंगे। इसलिए गंभीर बनकर सोचिए, और जो आपके सिलेबस दिया है, अगर आपकी डिमांड होगा कि पूरा यूपी स्पेशल, जिसमें यूपी का इतिहास, यूपी का ज्योग्राफी, यूपी का पॉलिटी, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो आओ ही फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमें मैसेज करें, कमेंट करेंगे, और आप लोग अगर डिमांड होगी तो हम आपके सामने बेहतर से बेहतर फैक्ट, कॉन्सेप्ट, इसके साथ ही हर टॉपिक को बारीकी से साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। अब आइए हम बात किए, इसमें गवर्नेंस में सुशासन देखेंगे, आरटीआई, ई गवर्नेंस पढ़ना आपको है, नागरिक घोषणा पत्र क्या है, भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार पर आप एसडीएम बनते हैं, आप तो भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगाएंगे, सीधे आपका इंटरव्यू में प्रश्न आता है, सीधे आपको पूछा जाए कि आप भ्रष्टाचार तो आज से तो विद्यमान तो है नहीं, प्राचीन काल में भ्रष्टाचार होता था, मध्यकालीन में भी था, आधुनिक में था, जब उस समय से भ्रष्टाचार नहीं रुका, तो आप अभी कैसे आप भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं, आपके पास क्या बेहतर विकल्प है, उस विकल्प को बताइए। तो आपका जो उत्तर होगा यूनिक होगा, तब तो आपका सिलेक्शन होगा। इसके साथ ही एनजीओ देखेंगे। इसके साथ जब हम इंटरनल सिक्योरिटी, की बात करेंगे, तो जो आपके सामने जो चुनौतियां हैं, उग्रवाद क्या है, उग्रवाद का विस्तार कैसे हुआ, कैसे आज के युग में उग्रवाद जो है वह डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ चुका है। इसके साथ ही उग्रवाद का विस्तार जब विकास हो रहा था, उसमें चुनौतियां क्या थी, क्यों उग्रवाद का विकास हुआ। यहीं पे आप क्षेत्रवाद, जो कि आप सुनते होंगे कि क्षेत्रवाद, इसे पे आज उग्रवाद क्षेत्रवाद आज आपस में जुड़ते जा रहा है। उग्रवाद और क्षेत्रवाद यह जो है धीरे धीरे संगठित अपराध से जुड़ गया है। पता ही आपके सामने चुनौतियां, यानी इसके साथ ही जो चुनौतियां जो है, आपका जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, जो आपके राज्य के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां पे घुसपैठ की समस्या है। जैसे कि आपका लोग क्राइम करते हैं यूपी में, भाग जाते हैं एमपी में, एमपी वाले क्राइम किए भाग गए यूपी में, यूपी अभी क्राइम किए भाग गए बिहार में। इन से निपटने की आपके क्या पास क्या बेहतर विकल्प होगा, कैसे आप संगठित अपराध को आप रोकेंगे, इन सभी मुद्दों पे आपको चर्चा करना होगा। इसके साथ ही ये भी तो लोग बिहार से आ रहे हैं, यूपी में क्राइम कर रहे हैं, भाग जा रहे हैं, कर्नाटक भाग जाएंगे, खोजते रहिए। तो जो आपके सीमावर्ती जो क्षेत्र है, यानी जो उसको आप कैसे विकास करेंगे, जब उनका पे विकास आप नहीं करेंगे, वहां पे क्या होगा, आपराधिक गतिविधियां क्या होगा, आपराधिक गतिविधियां घटेगी। एक आपका विकास की प्रक्रिया में आपका एक देश, मान लीजिए आप चले जाइए पूर्वांचल की ओर जाइए, एक चले जाइए आपका पश्चिमी से जाइए, पश्चिमी से आप देखेंगे बहुत बेहतर है, वहां विकास की प्रक्रिया बहुत तेज है। लेकिन वहीं पूर्वांचल की ओर जाते हैं आप, तो वहां पे देखते हैं कि विकास प्रक्रिया कम है, हालांकि सरकार जो बेहतर करने के प्रयास कर रही है। तो इन सभी से एक विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है और एक विकास की प्रक्रिया में पीछे रह रहा है। तो इन दोनों के बीच जो गैप है, इस गैप को कैसे भरेंगे, इसके साथ ही इस बात पे चर्चा करेंगे कि जब उनसे गैप को आप नहीं भर पाएंगे तो उनके अंदर क्या होगा, निराशा की भावना होगा, और उससे क्या होगा, क्षेत्रवाद का समस्या उभरेगी। क्षेत्रवाद से क्या होगा, संगठित अपराध में घुसेंगे, उनकी नौकरियां नहीं मिलेगी। तो इनको कैसे विकास की प्रक्रिया में आगे लाए जाएंगे, जब विकास की प्रक्रिया में लाएंगे तो मुझे पर्यावरणीय समस्या, जैसा कि आप पर्यावरण में बताएंगे उनको कि पर्यावरणीय मुद्दे समस्या क्या क्या आ जा रही है,
आप विकास की प्रक्रिया में रोड किनारे जो ब्रिज है उनको आप काट रहे हैं, जो कि पर्यावरण की दृष्टि में महत्वपूर्ण नुकसान है। तो इन सभी को कैसे आप बेहतर करेंगे, इन सभी मुद्दों की चर्चा करना होगा। इसके साथ ही जो यूपी के बाहर से अन्य राज्य से जा रहे हैं अपराधी, देश के बाहर से आ रहे हैं, रहेंगे, सीमावर्ती क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे, इन सभी यानी उग्रवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, ये सभी जो है आज सांप्रदायिकता को हवा देके लोग एक आप दूसरे से आपस में लड़ जा रहे हैं, इनको से आप निपटने के लिए क्या प्रयास करेंगे। इसके साथ ही जो आजकल मीडिया, जो अपराध, उग्रवाद, क्षेत्रवाद, संगठित अपराध में जो आपका मीडिया, सोशल साइट की जो भूमिका है, कहां तक सही है, इन सभी मुद्दों पर क्या करेंगे, आपका पूरा डिटेल पढ़ना होगा। इसके साथ ही आजकल सबसे बड़ा समस्या आपके सामने है ब्लैक मनी। आजकल बड़े पैमाने पे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील किया जा रहा है। इस ब्लैक मनी, आखिर ब्लैक मनी होता क्या है? बहुत से लोग इस बात को कंफ्यूज हो गए कि ब्लैक मनी, अरे काला तो धन, धन यानी एक तो हमारे पास दोस्त का फोन आया था, उसने कहा गांव में थे कि भाई बताना ब्लैक मनी क्या होता है। हम बोले ब्लैक मनी, मैंने बोला कि हाँ, बोला यार जो नॉर्मल काला हो जाता है, पुराना हो तो उसे ब्लैक नहीं कहता है। तो आपको समझना होगा कि इस ब्लैक मनी, आज देखिए विकास की प्रक्रिया में आपके पास साक्षरता ज्यादा है, लेकिन गांव के पास जो ग्रामीण, जो किसान जो है, जो मतलब जो निचले तबके के लोग जो हैं, उनको शिक्षा बेहतर करने के लिए आपके पास क्या विकल्प होना चाहिए, कैसे उनको बेहतर देंगे, इन सभी, क्योंकि उनको भी जानकारी होना चाहिए। खाली बहुत से लोग तो पता नहीं होगा कि ब्लैक मनी होता क्या है, बहुत से लोग बताना है। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल सुनाते लेकिन बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद इस एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ब्लैक मनी की बात करें, आपने पूरा मेहनत से पैसा कमाया, बहुत से आप नौकरी किए, मेहनत किए, आप 6 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार आपको पैसा दे रही है, ठीक है, आपके पास पैसा बहुत जमा कर लिए, ठीक है। वहीं पे एक अपराधी जो है वो तस्करी करता है, वो भी तो मेहनत करता है, उसके दृष्टिकोण से तो वो चीज सही है कि हम पैसा कमा रहे हैं, तो आप कहेंगे ब्लैक मनी है, सही बात है। क्योंकि जब आप संगठित अपराध के थ्रू, यानी कहा जाता है कि ब्लैक मनी होता है वो, यानी वह संपत्ति, वह आय, यानी वैध स्रोतों से कमाए गए वह आय जिस पर सरकार को टैक्स दिया गया हो, वो ब्लैक मनी नहीं है। आप बहुत मेहनत से कमाते हैं, सरकार को टैक्स चोरी कर टैक्स देते ही नहीं है, वो भी क्या है, आपका ब्लैक मनी है। इन सभी मुद्दों को आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ ही बात करेंगे एग्रीकल्चर में पहुंचेंगे तो वहां पे देखेंगे भूमि सुधार। इसके बाद आज जो है पीडीएस सरकार तो बेहतर देने का प्रयास कर रही है। आज सरकार जो है, पहले ऐसा था कि केंद्र से 1 रुपया पहुंचता था और जो लाभार्थी होते थे उनके पास 10 पैसा पहुंचता था। आप बताइए 90 पैसा जो है वह ऊपर से नीचे क्रम में खलास हो जाता था, बढ़ जाता था। लेकिन आज सरकार सीधे डीबीटी के माध्यम से सरकार सीधे उनके खाते में, बैंक खाते में पहुंचा रही है। लेकिन पीडीएस की समस्याएं जो है उसको निपटने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, पीडीएस की होता क्या है, पीडीएस की संरचना क्या होती है, इस सभी मुद्दों को क्या करेंगे, यहां पे पढ़ना पड़ेगा। एपीएमसी एक्ट, ई मार्केटिंग, ई मंडी, जब यहां पर पढ़ाएंगे आपको क्या नाम है, यहां एपीएमसी पीडीएस, तो वहीं पे आपको ई मार्केटिंग समझा देंगे। कई सारे जो आपका प्लेटफॉर्म ही आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो आप देखेंगे वहां से पढ़ेंगे तुम, यानी एग्रीकल्चर में आपको भूमि सुधार पढ़ना है, पीडीएस पढ़ना है, एपीएमसी पढ़ना है, तो समाज पढ़ेंगे तो समाज में आपका जनजातीय मुद्दे पढ़ना होगा। इसके साथ ही इनका अधिकार, इन सभी मुद्दों को चर्चा करना पड़ेगा। जब बुनियादी ढांचा में आएंगे तो यूपी में शिक्षा की व्यवस्था क्या है, यूपी में शिक्षा की बेहतर कर रही है सरकार, कौन कौन से विकल्प कर रही है। आज देख रहे होंगे सरकार लैपटॉप दे रही है, टैब दे रही है, क्यों दे रही है, हमारे बच्चे पढ़ें। तो इन सभी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यूपी में स्वास्थ्य की बात देखेंगे, यूपी में जो स्वास्थ्य देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि स्वास्थ्य में कमी क्या क्या है। इन सही मुद्दे को आपको डिटेल चर्चा करना पड़ेगा। सरकार हर बजट में शिक्षा स्वास्थ्य पे कितना पैसा दे रही है, उससे कहां पे उपयोग हो रहा है, कहां दुरुपयोग हो रहा है, इन सही मुद्दों पे यहाँ हमको देखना पड़ेगा।
यहाँ पे आपको जब शिक्षा, स्वास्थ्य योजना जब पढ़ेंगे, पर्यटन, यूपी को बेहतर पर्यटन हब बनाया जाए। जैसे कि आप जानते होंगे कि आज जो पर्यटन जो है एक तरह से आपका आय का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। तो पर्यटन के विकास में सरकार क्या कर रही है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहीं पे आपका यूपी का बजट भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आजकल विकास की प्रक्रिया में जो पर्यावरण की जो नाश हो रही है, इनको विभिन्न जो गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, उनके पास विकल्प क्या है। आज देख होंगे ग्रीन हाइड्रोजन आपके सामने निकले बेहतर विकल्प में आ रहा है, इलेक्ट्रिक साइकिल आ रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है। इन सब मुद्दों पर क्या है, पर्यावरण क्या होगा, समस्याएं कम होगी। इन सभी मुद्दों पर क्या करना पड़ेगा, चर्चा पड़ेगा। इसके साथ ही जो भारत के विकास में जो यूपी की क्या भूमिका है, इन सभी मुद्दों पर क्या करेंगे, चर्चा करना पड़ेगा। यानी यह पूरा सिलेबस जो है, यानी इतिहास में आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, तीनों से प्रश्न बनेंगे। लेकिन आप मॉडर्न जो यूपी का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इस पर क्या करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे। इसके साथ ही राज्य व्यवस्था इतना टॉपिक कवर करना पड़ेगा, गवर्नेंस इतना टॉपिक कवर करना पड़ेगा, सुरक्षा जो है ये सब देखना पड़ेगा। इसके साथ ही निकल जाए, कुल मिलाकर देखा जाए तो जो आप सिविल सर्वे की तैयारी करते हैं उनको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसको जो है राज्य के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर पढ़ना पड़ेगा। और करीब करीब आपका अगर आपके डिमांड होगा तो आपको इस जो पेपर 5 है उसमें जो आपको यूपीएससी में पढ़ना होगा तो आप हमें बताएंगे, कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और अगला जो क्लास होगा वह आपका जो यूपी पीसीएस मेंस पेपर 5 का सिलेबस डिस्कस कर दिए। अब अगला जो होगा पेपर 6 जो है, यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल के पेपर 2 जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है सीधे उत्तर प्रदेश मेंस पेपर 6 से। इसका सिलेबस जो है वो भी अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। उसको आप देख लेंगे तो आपको सिलेबस से आपको जब आप तैयारी जब शुरू करते हैं तो सिलेबस को आपको याद होना चाहिए। इसलिए आज की क्लास यहीं तक। और आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर और बेहतर क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।